नमस्कार साथियों, राम राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाथ विद रितु पर। आज का जो सेशन होगा हमारा वो राजस्थान की 1857 की जो क्रांति है उसको लेकर होगा। अब हम राजस्थान की 1857 की क्रांति हुई, एकीकरण हुआ, प्रजामंडल हुआ, ये सारी चीज़ें पहले पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे अभी क्वेश्चंस की ज़्यादा डिमांड चल रही है तो फिर हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन ही करेंगे। और अभी थोड़े दिनों में मैं महिला और बाल अपराध के भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस और उनकी व्याख्या लेकर आऊँगी। बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। आज का टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान हो लगता है। कि भीड़ एक दो तीन इंसान खड़े हैं तो उसके पास ही तीसरा चौथा जो आदमी आएगा वो खड़ा हो जाएगा, ये नहीं देखेगा कि वो इंसान क्यों खड़े हैं, नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ सही रास्ते पर चलती है। भीड़ तो भीड़ को देख के जाती है उसके पास। अपने रास्ते खुद चुनिए क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। चलो अब स्टार्ट करते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति। अब 1857 की क्रांति राजस्थान की पढ़ने से पहले थोड़ा इंडिया लेवल पर चलते हैं कि कहाँ से पनपी, ये बीज कहाँ से उत्पन्न हुआ। चलो (1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो विक्टोरिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो जॉर्ज पामस्टन। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का जो प्रशासन है उत्तर और पश्चिमी प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलविन के नियंत्रण में था। कि राजपूताना राजस्थान का जो प्रशासन था वो गवर्नर थे कोलविन, उनके नियंत्रण में था, जिसका मुख्यालय आगरा में था। शांति व्यवस्था का जो कार्य है वो एजीजी के अधीन होता था। एजीजी का मुख्यालय अजमेर में। फिर आता है कि लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि। डलहौजी की सहायक संधि देखते हैं कि सबसे पहले हैदराबाद, सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने 1798 में अंग्रेजों से सहायक संधि की। कि जो लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि है उसके तहत सबसे पहले हैदराबाद के निजाम थे जिन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि की। राजस्थान में सर्वप्रथम देखें तो 15 नवंबर 1817 को करौली के राजा थे हरबख्शपाल, उन्होंने ये सहायक संधि की। तो राजस्थान में सबसे पहले सहायक संधि किसने की थी? कौन सी रियासत थी? करौली रियासत। फिर डलहौजी की हड़प नीति आती है। 1848 में डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए एक सिद्धांत आता है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया। ये होता क्या है व्यपगत का सिद्धांत? देखिए, यदि किसी राज्य का शासक बिना जीवित उत्तराधिकारी के, मान लो उसके कोई भी वंश नहीं है उसका, तो बिना जीवित उत्तराधिकारी के वो मर जाता है तो उसका राज्य जो भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। शासक जो है उसको बच्चा गोद लेने की अनुमति भी नहीं थी कि भाई वो बच्चा गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे, नहीं। इसके तहत कुप्रबंध के आधार पर भी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। अपनी कूटनीति से भी उसको अपने राज्य में मिला लिया जाता था। सबसे पहले डलहौजी के द्वारा 1848 में सतारा को और उसके बाद जैतपुर, 1848 में तो सतारा को, फिर जैतपुर को, जैतपुर संबलपुर 1849, बगाट को 1850, झांसी को 1853, नागपुर को 1854 रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया इस व्यपगत के सिद्धांत के तहत। 13 फरवरी 1856 को कुप्रशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी की विजय नीति के तहत अवध को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया। कि कुप्रशासन के आधार पर कौन सी थी, किस राज्य को मिलाया था? तो अवध को, जिसके नवाब थे वाजिद अली शाह, उसको कुप्रशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। अब ये देखते हैं कि 1857 की क्रांति के तात्कालिक जो कारण थे वो क्या थे? तो अंग्रेजों के द्वारा भारतीय के साथ भेदभाव व उच्च पदों पर नियुक्तियों से वंचित करना। कि भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था और उन्हें ऊंचे पदों के ऊपर नियुक्तियां नहीं दी जाती थी।
पहला कारण ये हो गया। दूसरा क्या है कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म प्रचार की अनुमति देना। थर्ड आता है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सैनिकों के लिए समुद्र पारीय सेवा की अनिवार्यता लागू करना। ये तात्कालिक कारण थे कि उस समय क्यों क्रांति का ये जो बिगुल है ये बजा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सैनिकों के लिए एक तो समुद्र पारी अनिवार्यता, एक ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग, जिसमें गाय व सूअर की चर्बी वाले कारतूस भरे जाते थे। ये मेन कारण। ये क्या थी? ये जो एनफील्ड राइफल थी, इसका सबसे पहले जो प्रयोग था वो क्रीमिया युद्ध में किया गया। तो एनफील्ड राइफल का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया? क्रीमिया के युद्ध में। भारत में इसका जो प्रशिक्षण है वो जनवरी 1857 में शुरू हुआ। इसके बारे में भारतीय सैनिकों में अफवाह फैल गई कि इस बंदूक के कारतूस में गाय व सूअर की चर्बी लगी हुई है। ये अफवाह फैल गई। इस बंदूक का सर्वप्रथम जो विरोध है वो 26 फरवरी 1857 को बुरहानपुर, जो एमपी की जो छावनी थी, उसमें किया गया। सबसे पहले विरोध कहाँ हुआ? बुरहानपुर छावनी में 26 फरवरी 1857 को। अगला कारण आता है धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1856। ईसाई धर्म जो है उसको ग्रहण करने वाले लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। ये देखिए, उन्हें नौकरियों में पदोन्नति दी जा रही थी। और जो भारतीय थे उन्हें तो कुछ दिया ही नहीं जा रहा था, उन्हें उच्च पदों पर नियुक्तियां नहीं दी जा रही थी। और जो ईसाई धर्म ग्रहण कर रहा है उसको तो पैतृक संपत्ति भी मानी जा रही है उसकी, और उन्हें नौकरियों में पदोन्नति दी जा रही है, और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के सुविधा भी उन्हें दी जा रही थी। ये कारण थे। अंग्रेजों ने देसी रियासतों के प्रशासन व आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था कि अंग्रेज जो थे वो बार बार में जो भी रियासतें थी, उनका प्रशासन था, उनके आंतरिक मामलों में टांग अड़ा रहे थे। तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राज्यों के साथ संधियां कर व नमक व अफीम का एकाधिकार करना। तो नमक व अफीम का पर एकाधिकार करना भी क्रांति का प्रमुख कारण था। अब देखते हैं, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना होती है 1832 में। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1832 में राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की। कब की? 1832 में। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। मुख्य अधिकारी कौन था? तो इसका मुख्य अधिकारी होता था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। मुख्यालय कहाँ था? अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी का। प्रथम एजीजी कौन थे? जो एजीजी इसका मुख्य अधिकारी होता था, तो प्रथम कौन थे? मिस्टर लॉकेट। 1857 में राजस्थान के एजीजी, जब क्रांति हुई उस टाइम पे एजीजी कौन थे? तो वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1845 में इसका जो मुख्यालय है वो अजमेर से माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया गया। मुख्यालय कब स्थानांतरित हुआ? 1845 में। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में ब्रिटिश सेना की 6 सैनिक छावनियां थी और किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। ठीक है, कौन कौन सी थी? नसीराबाद छावनी थी अजमेर में, यहाँ पर बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है वो तैनात थी। देवली थी टोंक में, कोटा कंटिजेंट, ये जो तैनात टुकड़ी थी वो है। खैरवाड़ा में थी, खैरवाड़ा उदयपुर जहाँ मेवाड़ बीरकोर। एरिनपुरा पाली में जोधपुर लीजन थी। ब्यावर अजमेर में मेरवाड़ा रेजिमेंट थी। और नीमच एमपी मध्य प्रदेश में जो फर्स्ट बंगाल कैवेलरी जो थी वो टुकड़ी तैनात थी। अब ये नीमच वाला जो है, वहाँ का जो भी प्रशासन था वो मेवाड़ का जो था, मेवाड़ का जो राजा था वही उसका प्रशासन देखता था। पॉलिटिकल एजेंट तो था वो नीमच का, सारा जो भी प्रशासन था वो देखता था, इसलिए इसको यहाँ गिना गया है। फिर आता कि खैरवाड़ा व ब्यावर छावनी ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। 2 छावनियां ऐसी थी जिन्होंने विद्रोह में भाग ही नहीं लिया। कौन कौन सी? खैरवाड़ा और ब्यावर। फिर आता विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? विद्रोह की शुरुआत होती है 1857 की क्रांति की प्रथम घटना होती है
29 मार्च 1857 को बैरकपुर बंगाल की जो छावनी थी उसमें सबसे पहले 1857 की क्रांति की प्रथम घटना होती है। यहाँ क्या था कि मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट हुसैन की हत्या कर दी। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। अजमेर मेरवाड़ा का नागरिक प्रशासन वहां के तत्कालीन कमिश्नर कर्नल डिक्सन के जिम्मे था। अजमेर मेरवाड़ा का जो नागरिक प्रशासन था वो वहां के तत्कालीन कमिश्नर कर्नल डिक्सन के जिम्मे था। जोधपुर महाराजा तखत सिंह ने कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में 2000 घुड़सवार व पैदल सेना 6 तोपें एजीजी की सहायता के लिए अजमेर भेजी। ये प्रथम क्रांति की घटना है कि शुरू में क्या हुआ, कैसे क्रांति शुरू हुई। ठीक है, 1857 की क्रांति के इसमें राजस्थान की रियासतों के शासक देख लेते हैं पहले कि कौन कौन सी रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट थे और कौन कौन से शासक थे। मेवाड़ के जो उस टाइम पे शासक थे वो कौन थे? राजा महाराणा स्वरूप सिंह। इन्होंने बहुत ज़्यादा अंग्रेजों का साथ दिया। कैप्टन CL सावर्स या कैप्टन सावर्स जो हैं वो वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेवाड़ के। मारवाड़ के थे तखत सिंह और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमेसन। कोटा के थे राम सिंह द्वितीय और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन। जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट आते हैं कर्नल विलियम ईडन। भरतपुर के महाराजा जसवंत सिंह और यहाँ के मोरिसन पॉलिटिकल एजेंट। सिरोही के देखते हैं तो सिरोही के शासक थे शिव सिंह और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे JD होल। ये तो प्रमुख रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट हैं। ये चीज़ें तो याद रखनी है कि कौन कौन सी रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट थे। फिर आता है कि अन्य रियासतों के शासक, क्रांति के टाइम पे जो रियासतें थी उनके कौन कौन से शासक थे? तो झालावाड़ में थे पृथ्वी सिंह, करौली में थे महाराजा मदन पाल, धौलपुर में महाराजा भगवंत सिंह, अलवर में विनय सिंह, बीकानेर में महाराजा सरदार सिंह, जैसलमेर में महारावल रणजीत सिंह, टोंक में थे नवाब वजीरुद्दौला, बांसवाड़े में महारावल लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर में महारावल उदय सिंह, प्रतापगढ़ में दलपत सिंह और बूंदी में महाराव राम सिंह और किशनगढ़ में थे पृथ्वी सिंह। ये प्रमुख शासक थे 1857 की क्रांति के समय। अब स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान में जो क्रांति है वो कहाँ से शुरू होती है। तो राजस्थान में शुरू होती है नसीराबाद से। कब शुरू होती है? 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति शुरू होती है। सबसे पहले कौन सी छावनी से? नसीराबाद छावनी से शुरू हो गई। अब आता है कि राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत नसीराबाद छावनी से होती है। नसीराबाद जो छावनी है इसकी स्थापना जो है वो किसने की भाई? तो सर ऑक्टर लोनी ने अपनी किताब नासिरुद्दौला के नाम पर की। कि सर ऑक्टर लोनी जो है उन्होंने नसीराबाद छावनी की स्थापना की। उनकी कोई किताब थी नासिरुद्दौला, उसी के नाम पर। फिर आता है कि सैनिक कौन कौन से थे यहाँ पर। तो क्रांति के समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, भारतीय तोपखाने की टुकड़ी तथा फर्स्ट बम्बई लार्सन्स के सैनिक भी यहाँ विद्यमान थे। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो मेरठ से अजमेर आई थी, जो अजमेर शस्त्रागार की जो रक्षा है वो कर रही थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। फिर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे कौन? बख्तावर सिंह, जिन्होंने अंग्रेज अधिकारी मेजर रिचार्ड से पूछा कि तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। कि उसने बोला अंग्रेज अधिकारी से कि तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है क्या कि हम इसकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई जवाब नहीं आया। तो उनके दिमाग में शक का कीड़ा बैठ गया। डीसा से यूरोपियन सैनिक व तोपें मंगवाने की जो गुप्त योजना थी वो भी सैनिकों को पता चल गई कि भाई गुप्त रूप से तोपें मंगवाई जा रही हैं। और फिर उस बात का भी जवाब नहीं आया कि तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास है कि नहीं। तो सैनिकों में ये दिमाग में हो गया कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। 28 मई 1857 को दिन में 4 बजे विद्रोह कर दिया गया और 30वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री ने भी इसका साथ दिया।
फर्स्ट रेजिमेंट बम्बई लार्सन्स ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। ये याद रखना कि नसीराबाद जो छावनी थी उसमें कौन सी रेजिमेंट थी जिसने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया, तो वो फर्स्ट रेजिमेंट बम्बई थी जिसने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी थे मेजर स्पाटिसवुड, कर्नल न्यूबरी, ये मारे जाते हैं। और क्रांतिकारी सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया व शस्त्रागार को लूट लिया। ये सैनिक नसीराबाद छावनी को लूटकर 18 जून को दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। फिर आता है कि नीमच में विद्रोह होता है फिर 3 जून 1857 को। ये डेटे भी याद रख लेना भैया, आ जाता है कि नीमच में विद्रोह की जो दिनांक है वो पूछ लेते हैं कि 3 जून 1857, 4 डेटे दे देंगे और एक पूछ लेंगे। यह छावनी मध्य प्रदेश में थी, परंतु इसकी जो देख रेख थी, इसका जो नियंत्रण था वो मेवाड़ रियासत जो है उसका पॉलिटिकल एजेंट था सावश, वो करता था। नेतृत्व जो है नीमच छावनी का सैनिकों का वो किसने किया? मोहम्मद अली व हीरा सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया। नीमच छावनी का सुप्रीडेंट जो है वो कप्तान लायड था। नीमच छावनी का जो सुप्रीडेंट था वो कौन था? कप्तान लायड। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने पिछोला झील के जग मंदिर में अंग्रेजों को शरण दी क्रांति के टाइम पे, और देखभाल व सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो उदयपुर के प्रधान थे गोकुल चंद मेहता को दी। कि अंग्रेजों की जो देखभाल की जिम्मेदारी किसे सौंपी? प्रधान थे गोकुल चंद मेहता को। फिर देवली में देखते हैं, तो देवली में होता 5 जून 1857 को विद्रोह। नीमच छावनी के क्रांतिकारी देवली पहुंचते हैं और 5 जून ये पूछा जाता है कि कौन सी छावनी के क्रांतिकारी थे जो देवली आए? नीमच के। और 5 जून 1857 को देवली में भी विद्रोह हो गया। फिर आता एरिनपुरा। एरिनपुरा में होता 21 अगस्त 1857 को। एरिनपुरा छावनी का जो गठन है वो 1835 में होता है। यहाँ जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी तैनात थी। कौन सी थी? जोधपुर लीजन। 21 अगस्त को माउंट आबू विद्रोह के दौरान एजीजी लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की गोली मारकर जो वो मृत्यु कर दी गई, उसकी हत्या कर दी गई। और यहाँ पर क्या था कि 1990 जो पूर्वीय सैनिक थे वो अभ्यास हेतु माउंट आबू में थे, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। पूर्वीय सैनिक जो है वो लूटे हुए खजाने के साथ माउंट आबू से 23 को एरिनपुरा पहुंचते हैं। 23 अगस्त को आ जाते हैं यहाँ पे एरिनपुरा में। 23 अगस्त 1857 को सूबेदार थे मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह किया। एरिनपुरा में किसके नेतृत्व में विद्रोह होता है? तो मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम। नारा क्या दिया गया? तो नारा दिया जाता चलो दिल्ली मारो फिरंगी। विद्रोही सैनिक जो है वो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़ते हैं। दिल्ली जा रहे जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने पाली के पास कौन सा गांव था? खैरवा गांव, उसमें अपना डेरा डाला और यहीं पर आहुआ पाली के ठाकुर थे खुशहाल सिंह चंपावत, उन्होंने इनका नेतृत्व किया। तो अब आहुआ का विद्रोह देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले युद्ध होता है, पहले बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा होता है पाली में। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध होता है। क्रांतिकारियों का नेतृत्व इस टाइम पे किया था खुशहाल सिंह ने। संयुक्त सेना का नेतृत्व जो है एक तो खुशहाल सिंह था और उधर संयुक्त सेना थी जिसमें अंग्रेज व जोधपुर राज्य की सेना थी। अंग्रेज व जोधपुर राज्य की जो संयुक्त सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो हितकोट, जिसे हेड कोच भी कहते हैं, अंग्रेज अधिकारी था। वह कुशल राज सिंघवी जो तखत सिंह का सेनापति था, उनके द्वारा संयुक्त सेना का नेतृत्व किया जा रहा था। जोधपुर राज्य के किलेदार, बिथोड़ा का जो युद्ध था इसमें जोधपुर राज्य के किलेदार थे अनार सिंह, जिसे उनार सिंह भी कहते हैं। उनको 1857 में आहुआ में क्रांतिकारियों ने मार दिया था। फिर चेलावास का युद्ध होता है, वो 8 सितंबर 1857 को था, ये 18 सितंबर 1857 को। ये डेट तो बहुत जल्दी से याद हो जाती है। आहुआ के विद्रोही सैनिकों ने चेलावास के युद्ध में पैट्रिक लॉरेंस व मैकमोसन की हत्या
मैकमोहसन जो है उनकी सेना को हराया और मैकमोहसन का जो सिर है वो काट कर आउवा के किले पे टांग दिया। तो मैकमोहसन की हत्या कौन से युद्ध में हुई थी? चेलावास के युद्ध में। राजस्थानी साहित्य में ये जो युद्ध था इसको गोरे कालों का युद्ध कहा गया। ठीक है, चेलावास के युद्ध को राजस्थानी साहित्य में गोरे कालों का युद्ध कहा गया। लॉरेंस ने डीसा व नसीराबाद से सेना बुलाकर कर्नल होम्स के नेतृत्व में बम्बई नेटिव इन्फेंट्री सेना जो है वो आउवा भेजी। फिर वहाँ पर जो कंट्रोल कर लिया गया। खुशहाल सिंह जो है वो ये देखते हैं कि भाई अब तो बस की बात नहीं है, तो वो लाम्बिया ठाकुर पृथ्वी सिंह को, लाम्बिया के ठाकुर थे पृथ्वी सिंह को, उनको किले का जो सुरक्षा है, किले का जो सुरक्षा भार है वो सौंपकर सलूम्बर की ओर चल दिए। खुशहाल सिंह जो है उनको शरण जो है वो कहाँ दी जाती है? तो कोठारिया के रावत थे जोत सिंह, कोठारिया के रावत जोत सिंह ने खुशहाल सिंह को शरण दी। खुशहाल सिंह ने 8 अगस्त 1860 को नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। इनकी जांच के लिए, तो खुशहाल सिंह की जांच के लिए एक आयोग गठित किया जाता है, मेजर टेलर आयोग। उन्होंने इनको निर्दोष साबित कर दिया और 10 नवंबर 1860 को खुशहाल सिंह जो उन्हें निर्दोष साबित करके रिहा कर दिया जाता है कि आप जाइए। सुगाली माता आती है, ठाकुर खुशहाल सिंह की कुल देवी आती हैं और 10 सिर और 54 हाथ वाली जो देवी माना जाता है वो सुगाली माता को माना जाता है। 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है सुगाली माता को और वर्तमान में यह प्रतिमा पाली के बागड़ संग्रहालय में सुरक्षित है। फिर आता कोटा। कोटा में विद्रोह होता है 15 अक्टूबर 1857 को। यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे बर्टन, शासक थे महाराव राम सिंह द्वितीय। नेतृत्व जो है यहाँ किसने किया था कोटा में? तो जयदयाल और मेहराब खां, मेहराब खां के द्वारा नेतृत्व होता है और महाराव राम सिंह ने क्या किया? गुसाई महाराज की मध्यस्थता से विद्रोहियों के नेता थे जयदयाल और मेहराब खां से समझौता किया। इसे राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष कहा जाता है, सुनियोजित क्रांति कहा जाता है, ये समझ लेना। तो कहाँ किया गया था? सबसे पहले सुनियोजित संघर्ष कहाँ चल रहा था? कोटा में। 30 मार्च 1858 को ब्रिटिश सेना व करौली शासक मदन पाल की सेना ने कोटा को आज़ाद करवाया। महाराव राम सिंह द्वितीय जो है उनकी तोपों की सलामी, क्योंकि कोटा जो है वो जो नेतृत्व करता थे उनके नियंत्रण में हो गया था। फिर करौली के मदन पाल ने इसकी सहायता की। तो कोटा के महाराव थे जो राम सिंह द्वितीय, उनकी तोपों की सलामी तो 17 से घटाकर 13 कर दी गई और करौली के जो शासक थे मदन पाल, उनको तोपों की सलामी 17 कर दी गई और उन्हें उपहार स्वरूप GCI की जो उपाधि है वो भी दी गई। यह है कोटा। फिर आता भरतपुर में। भरतपुर में विद्रोह होता है 31 मई 1857 को। यहाँ का जो शासक था वो जसवंत सिंह था जो नाबालिग था, इसलिए यहाँ का जो शासन व्यवस्था थी वो मोरिशन देख रहा था। भरतपुर के गुर्जर व मेवों ने खुलकर यहाँ क्रांति में भाग लिया। भरतपुर में गुर्जर और मेवी थे जिन्होंने खुलकर भाग लिया। फिर धौलपुर में आता है। धौलपुर में प्रारंभ में गुर्जर नेता देवा के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जुलाई 1857 में राज्य खजाने को लूट लिया। यहाँ का जो नेतृत्व है वो किसने किया? राव रामचंद्र व हीरालाल के नेतृत्व में क्रांति होती है। यहाँ पर क्रांतिकारियों ने धौलपुर शासक थे भगवंत सिंह, उनको कैद कर लिया और धौलपुर शासक के प्रार्थना के ऊपर ही पटियाला नरेश जो थे जिन्होंने 2000 सैनिक धौलपुर भेजे। पटियाला नरेश की जो सेना थी उसने दिसंबर 1857 में विद्रोहियों का दमन किया। तो धौलपुर में विद्रोहियों का दमन जो है वो पटियाला नरेश की सेना के द्वारा किया गया था। फिर टोंक आता है। तो टोंक के नवाब कौन थे? तो वजीरुद्दौला खां। नेतृत्व जो है वो मीर आलम खां के द्वारा किया गया टोंक में। मोहम्मद मुजीम ने, एक ये देखना आपकी, मोहम्मद मुजीम ने अपने नाटक आजमाइश में ये लिखा है कि 1857 की क्रांति में यहाँ महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो कौन से नाटक में? आजमाइश में। किसने लिखा? मोहम्मद मुजीम ने, कि क्रांति में महिलाओं ने भी भाग लिया था। ये जो श्रेय है वो पुरुषों को ही मत दो। जयपुर में देखते हैं। तो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे कैप्टन ईडन। महाराजा थे यहाँ के सवाई राम सिंह द्वितीय।
ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कोटपुतली परगना दिया व केसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया। राम सिंह द्वितीय जो थे, उन्हें सवाई राम सिंह द्वितीय, इन्हें कोटपुतली परगना दिया जाता है और केसर ए हिंद की उपाधि दी जाती है। उदयपुर के महाराणा थे स्वरूप सिंह और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे कैप्टन एल सावश। बीकानेर में सरदार सिंह थे, जिन्होंने विद्रोहियों के दमन और अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी जो 5000 घुड़सवार व पैदल सेना को लेकर एक अभियान चलाया और इन्होंने सिरसा में विद्रोहियों का दमन किया। बूंदी में आता है तो बूंदी के महाराव कौन थे? बूंदी के महाराव थे राम सिंह और उसके अलावा राजस्थान के सभी राजाओं ने इस विप्लव को दबाने में अंग्रेजों का पूर्ण सहयोग किया। कि बूंदी के महाराव राम सिंह जो है, उनके अलावा राजस्थान के सारे राजाओं ने इस विप्लव को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग किया, लेकिन बूंदी के महाराव ने नहीं किया भाई। सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई के अनुसार महाराव राम सिंह ने बूंदी के राजकोष से तात्या टोपे को 7 लाख रुपए लूटने दिए थे कि भाई तू लूट ले ताकि क्रांति में कोई सहयोग मिल सके तेरी तरफ से, और मैं तो सहयोग कर नहीं रहा हूँ, अंग्रेजों का तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, प्रमुख तथ्य देखते हैं। सबसे पहले कथन देखते हैं। क्रांति के टाइम पे कथन कहे गए थे जॉन लॉरेंस के द्वारा कि भारत में अगर बहादुर शाह जफर के बदले कोई और योग्य नेता होता तो अंग्रेज जरूर हार जाते। बहादुर शाह जफर जो है वो कोई नेता थे क्या? अगर उनकी जगह कोई और होते तो अंग्रेज जरूर हार जाते। ये लॉरेंस का कथन आता है। फिर एक आते हैं आई.टी. प्रिचार्ड, उन्होंने भी अपनी पुस्तक आती है द म्यूटिनीज इन राजस्थान में ये बातें लिखी हैं, ये कथन लिखे हैं कि आहुआ के ठाकुर का झगड़ा अपने राजा के साथ था, अंग्रेजी सरकार से नहीं। वो तो अपने अंदर की भड़ास निकाल रहा था राजा के साथ युद्ध करके, और जब अंग्रेज सामने आए तब वो चल दिए कोठारिया की तरफ। ये आई.टी. प्रिचार्ड की पुस्तक आती है द म्यूटिनीज इन राजस्थान में लिखा गया है। दूसरी बात इन्होंने कही है कि यदि अजमेर पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता तो राजस्थान शासक उन्हें सहयोगी बन जाते। कि अजमेर के ऊपर जो वहाँ पर जो हथियार वगैरह रखे हुए थे, तो वहाँ पर अगर क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता तो राजस्थान के जो शासक हैं वो अंग्रेजों को छोड़कर इनके सहयोगी बन जाते, क्योंकि ये तो बिना पिंदे का लोटड़ा है, जिसकी तरफ ज़्यादा दिखा उसकी तरफ होली है। फिर आता कि मोहम्मद अली बेग जो है, अंग्रेज़ों ने अपनी शपथ भंग की है। क्या कहा मोहम्मद अली बेग ने? कि अंग्रेज़ों ने अपनी शपथ भंग की है। क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय जो है वो अपनी शपथ का पालन करेंगे। ये बात मोहम्मद अली बेग के द्वारा कही गई। कैप्टन सावश कहते हैं कि इतिहास में तात्या को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी अगर पूछेगी कि सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कैप्टन सावश का कथन आता है। इन्होंने ये बात क्यों कही? क्योंकि तात्या टोपे जो है वो ब्रिटिश राज्य का निवासी और नागरिक नहीं था बिल्कुल भी, और उस पर राजद्रोह का आरोप लगा रहे हो आप। राजद्रोह का आरोप तो आप उस पर लगाओ ना जो वहाँ का निवासी है, वो यहाँ का था ही नहीं, उसके ऊपर आप राजद्रोह का आरोप थोप रहे हो। ये कहाँ तक न्यायोचित है? ये बात कैप्टन सावश के द्वारा कही गई। जयपुर एकमात्र रियासत थी जिसमें राजा के साथ वहाँ की आम जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। कि जयपुर एक ऐसी रियासत थी जिसमें राजा के साथ साथ वहाँ की आम जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। विद्रोह के समय राजस्थान में स्थित 6 छावनियों में से सबसे शक्तिशाली जो छावनी है वो नसीराबाद थी। फिर आता कि 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या थे, क्यों वो असफल हुई, सफल क्यों नहीं हो पाई? तो पहली बात तो रियासतों के जो शासक थे उन्होंने साथ नहीं दिया। आपसी एकता और संपर्क का अभाव था, बिल्कुल एकता नहीं थी। राजस्थान की रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था कि यहाँ के जो शासक थे वो तो अंग्रेजों से मिले हुए थे, तो क्रांतिकारियों का साथ कौन देगा? क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। अंग्रेजों जैसा रण कौशल और प्रशिक्षण का अभाव, नई नई जो तकनीकें थी वो विद्रोही नहीं जानते थे।
क्रांतिकारियों के पास धन, रसद व हथियारों की कमी थी। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर के जो राजा थे उन्होंने ताता का सहयोग नहीं किया कि जो भी क्रांतिकारी आ रहा है उनका नेतृत्व कर रहा है, उनका भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये असफलता के प्रमुख कारण थे। 1857 की क्रांति के प्रमुख क्रांतिकारी देख लेते हैं कौन कौन हुए। तो राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। तो क्रांति के टाइम पे सबसे पहले फांसी किसे दी जाती है? तो अमरचंद बाठिया को। इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे या राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है। तो राजस्थान का दूसरा भामाशाह कह दिया एक तो अमरचंद बाठिया को और राजस्थान का मंगल पांडे। फिर सूर्यमल मिश्र। अब विद्रोहियों ने अपनी तरफ से तो सारी कोशिशें की लेकिन उनका साथ देने वाला नहीं था, कोई नेतृत्व तो करता ही नहीं था अच्छा, तो वो भी कितने दिन करें भाई। सूर्यमल मिश्र जो है इनका जन्म होता है बूंदी के हरना गांव में 19 अक्टूबर 1815 में। इनके पिता थे चंडीदान, बूंदी महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई इनकी रचना आती है वीर सतसई। उसमें वीर रसात्मक के 288 जो दोहे हैं वो लिखे गए हैं। सूर्यमल मिश्र ने क्रांति के राजस्थान के विभिन्न राजाओं को पत्र प्रेषित किए क्रांति के टाइम पे, जिसमें उन्होंने सभी राजाओं और सामंतों को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित होकर बगावत करने के लिए कहा। एक आता है कि सूजा कंवर राज पुरोहित। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज टुकड़ी के लाडनू क्षेत्र में आक्रमण के दौरान जब अंग्रेज टुकड़ी जो है वो लाडनू क्षेत्र में आक्रमण कर देती है तो सूजा कंवर राज पुरोहित जो है इन्होंने पुरुष वेश में वीरता से उनका मुकाबला किया। सूजा कंवर राज पुरोहित जो है वो क्रांति के टाइम पे पुरुष वेश में ही रही थी। फिर आते हैं कि लाला जयदयाल भटनागर। इनका जन्म होता है कामा 1812 में, कामा भरतपुर। इन्होंने अंग्रेजी, उर्दू व फारसी का इन्हें अच्छा ज्ञान था। कोटा महाराव के द्वारा इनकी गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई थी उस टाइम पे। और 17 फरवरी 1860 को जयदयाल जो थे इन्हें कोटा के एजेंसी हाउस में तोप से उड़ा दिया गया भाई। फिर आते हैं कि ताता टोपे। अब देखो क्रांतिकारियों ने कितनी कोशिश की, लगे रहे, कभी किसी के सामने हाथ फैलाया लेकिन अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। तो अब आप ये देखिए आपके सामने कितनी परिस्थितियां आ रही हैं, तो क्या आप झुक जाओगे? झुकने वाले झुकते हैं, लेकिन जिसको ये पता है कि जिसने इरादा कर रखा आगे बढ़ने का वो नहीं झुकेगा। उसे पता है कि मेरा फ्यूचर क्या है, मैं अभी क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। अभी जो इंसान अपने पैर जो है वो रोके रखेगा वो आगे निकल जाएगा और जिसके डगमगा जाएंगे वो पीछे रह जाएगा। वही बात है कि अपने इरादों को अपना हथियार बना, कि अपने इरादे जो हैं उन्हें अपना हथियार बना। लोगों की जो ताने हैं उनको अपना जोश बना, कि लोग जो आपको ताने दे रहे हैं ना तो क्या कर सकता है, तेरे को इतने दिन हो गए तैयारी करते हुए फिर भी नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। तो उन तानों को अपना हथियार बना, जोश बना उनको। किसी की तारीफ के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए खुद की एक पहचान बना, कि खुद की लाइफ के लिए आगे बढ़। ये नहीं है कि मैं किसी की खुशी के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। फिर आता कि तात्या टोपे जो है उनका राजस्थान में आगमन होता है। वास्तविक नाम देखते हैं तो इनका आता रामचंद्र पांडुरंग। इम्पोर्टेंट है ये। तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आते हैं। कब कब आते हैं देखो, कि पहली बार वो आते हैं मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कब आते हैं? जून 1857 को पहली बार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। दूसरी बार आते हैं बांसवाड़ा दिसंबर 1857 में। तात्या टोपे जो है वो अपने मित्र नरवर के जागीरदार थे मानसिंह नरूका। उनके विश्वासघात के कारण तात्या टोपे जो है वो नरवर के जंगलों से गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तात्या टोपे को फांसी की सज़ा दी जाती है 8 अप्रैल 1859 को। किसके द्वारा? न्यायाधीश थे उस टाइम पे, बाग के द्वारा। न्यायाधीश बाग के द्वारा 8 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है।
लेकिन फांसी की सज़ा कब दी जाती है? सज़ा दी जाती है उनको, फांसी दी जाती है 18 अप्रैल 1859 को, यानी कि 10 दिन के बाद उन्हें मध्य प्रदेश शिवपुरी में ही उन्हें फांसी दी जाती है। ये थी तात्या टोपे। तात्या टोपे जैसलमेर के अलावा राजपूताने की प्रत्येक रियासत में घूमे थे। ये चीज़ याद रखना कि तात्या टोपे जो है वो राजस्थान में कौन सी ऐसी रियासत थी जिसमें नहीं गए, उसके अलावा वो सारी रियासतों में घूम लिए थे, तो जैसलमेर रियासत में उन्होंने प्रवेश नहीं किया। अब ये जो क्रांति हुई छावनियों में या अन्य रियासतों में, उनको एक जगह लिख लेते हैं और उनके क्रांतिकारी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि नसीराबाद में विद्रोह की जो तिथि थी वो क्या थी और वहाँ का प्रमुख क्रांतिकारी कौन था। नसीराबाद में क्रांति होती है 28 मई 1857 को और यहाँ के क्रांतिकारी थे बख्तावर सिंह। भरतपुर में होती है 31 मई 1857 को और यहाँ के जो क्रांतिकारी थे वो गुज्जर और मेव थे। नीमच में होती है 3 जून 1857 को और यहाँ के थे मोहम्मद अली बेग व हीरालाल। देवली में होती है 5 जून 1857 को और यहाँ पर नीमच के क्रांतिकारी थे। टोंक में होती है 14 जून 1857 को और यहाँ के क्रांतिकारी थे मीर आलम खां और नासिर मोहम्मद खां। अलवर के थे 11, अलवर में हुई थी क्रांति 11 जुलाई 1857 को और यहाँ पर नीमच के क्रांतिकारी थे। अजमेर केंद्रीय कारागार जो था उसमें 9 अगस्त 1857 को विद्रोह होता है और यहाँ पर केंद्रीय कारागार जो था उसी के कैदी थे विद्रोह करने वाले। एरिनपुरा में कब होता है? एरिनपुरा में होता है 21 अगस्त 1857 को और यहाँ पर थे विद्रोही जो क्रांतिकारियों के नेतृत्व करता थे मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम। आहुआ में होता है 8 सितंबर 1857 को जब बिथोड़ा का युद्ध होता है। यहाँ का नेतृत्व किया था खुशहाल सिंह व शिवनाथ सिंह ने। खुशहाल सिंह तो पहले थे और फिर जब बात नहीं बनी तो खुशहाल सिंह ने हाथ ऊपर कर दिए और चल दिए, तो इन्होंने शिवनाथ सिंह को कार्यभार सौंप दिया था। धौलपुर के थे 12, धौलपुर में हुई 12 अक्टूबर 1857 को और यहाँ के थे रामचंद्र व हीरालाल। कोटा के 15 अक्टूबर 1857 में जयदयाल और मेहराब खां। फिर एक आता है कि खरीता क्या होता है, कि खरीता एक लिफाफा होता है जिसमें राजाओं के जो आदेश होते थे, पत्र होते थे, उनको भरकर भेजा जाता था। एक आता है इजलास खां। इजलास खास क्या है? इसकी स्थापना होती है 10 मार्च 1857 को। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। स्थापना 10 मार्च 1857 को किसके द्वारा? महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। इजलास खास की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? क्यों इसकी स्थापना की जाती है? क्यों ज़रूरत पड़ी? तो दीवानी और फौजदारी जो न्याय प्रणाली थी उसमें सुधार करने के लिए इजलास खास की स्थापना की गई थी महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा 10 मार्च 1877 को। ये जो है कंप्लीट हो गई है भाई हमारी 1857 की क्रांति। इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स थे वो सारे ले लिए गए हैं। इसके अलावा मेरे को तो लगता नहीं है टॉपिक में कुछ रह गया हो, और अगर रह गया है तो वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि भाई ये चीज़ रह गई है। और हमारी जो क्लास है इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।